रेशोस देख के घबरा गए? आज आपको ये बताएंगे कि रेशोस को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो और एक आसान सी वेबसाइट के थ्रू आपको बताएंगे किस प्रकार से ये रेशोस देखना और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। आज आपको सभी रेशोस बताएंगे, सिंपल लैंग्वेज है। आज हम आपको पहले बताएंगे बैलेंस शीट क्या है और उसी के अंदर जो हमने आपको लास्ट वीडियो में अपनी सारी रेशोस बताई थी वो आ जाएंगी और आप किसी भी स्टॉक का एनालाइज करना। आज हम एक स्टॉक की एग्जाम्पल देकर आपको एनालाइज करना सिखाएंगे, उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी आपको बताएंगे। बैलेंस शीट होता क्या है? बैलेंस शीट मान लो कि किसी कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट, फ्यूचर प्रोडिक्शन क्या है, नेट रेवेन्यू क्या है और किसी भी कंपनी का मान लो कि वो ईयर टू ईयर ग्रो कर रही है या क्या कर रहा है। और जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था करंट रेशोस, पर इसमें हम आपको बताएंगे फ्यूचर रेशोस में क्या क्या फैक्टर डिपेंड करता है। इसी के अंदर मान लो आपको एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ बैलेंस शीट में मेन क्या है। मान लो आप किसी भी बिजनेस का मेन मोटो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, अपने को ग्रो करना। और इसमें करंट रेशो, फ्यूचर रेशोस में आएगा वो लायबिलिटीज़ क्या है। फ्यूचर रेशोस मान लो कि टोटल एसेट्स अपॉन फ्यूचर लायबिलिटीज़, ये आप फैक्टर आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि फ्यूचर में आपका एसेट्स बढ़ने चाहिए कंपनी के और लायबिलिटीज़ कम होनी चाहिए। ये जैसे जैसे कम होगा, मान लो कि एसेट्स ग्रो होंगे तो कंपनी के लायबिलिटीज़ जनरल वे में डाउन होना चाहिए। पर ये कभी कभी किसी किसी स्टॉक में उसकी इंडस्ट्री बेस्ड भी काम डिफाइन होता है। जैसे मान लो कि कोई सीमेंट इंडस्ट्री है, ये फ्यूचर में ग्रो होगी या नहीं होगी उस पर भी डिपेंड होता है। शेयर एक्सपर्ट्स भी शेयर मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये भी किसी भी शेयर को पिक करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में अडानी की एग्जांपल देखी, आप टेस्ला की एग्जांपल ले लो। ऐसे तो गाड़ी मारुति सुजुकी बनाता है, होंडा भी बनाता है, पर टेस्ला इतना हाई में क्यों? क्योंकि उसका फ्यूचर एस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया है। मान लो कि वो फ्यूचर में जाके लोगों को लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगा और इसकी ग्रोथ। और ईवी की आप जैसे जानते हो कि अभी सारे लोग ईवी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ईवी व्हीकल्स इनमें शिफ्ट हो रहे हैं। इसके लिए इस कंपनी को ग्रो होने में, इसका फ्यूचर एक्सपर्ट्स होने में बहुत आसानी होगी, इसलिए लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और इसकी हाइप भी बनी हुई। चलो आपको अभी एक एग्जांपल के साथ आपको सिंपल बेसिक में समझाता हूँ। आगे फर्दर इसके समझाने से अच्छा आपको पहले की एग्जांपल के साथ बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। तो टिकट ये वेबसाइट ओपन करो, इसमें आप सिंपल सर्च करो IDFC बैंक या कोई भी बैंक या किसी भी कंपनी में आप जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके लिए आप ओपन करो। या आपने अगर ऑलरेडी किसी में इन्वेस्ट कर रखा है उसमें भी आप उसका भी आप सर्च कर सकते हो किसी भी कंपनी का ये वैल्यू कैसे डिफाइन हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको IDFC फर्स्ट बैंक का कंपनी का स्टॉक ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो इसकी वैल्यू 74.42 चल रही है इस टाइम पे। अभी आपको दिखा देते हैं कि इसमें जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था पी रेशो क्या होती है। पी रेशो दो फैक्टर पे और डिपेंड करती है। पी रेशो 1 से लेके 20 के बीच में बेस्ट रहती है और ये कभी ये है ना इंडस्ट्री बेस्ड भी डिफाइन हो सकती है। आपको सिंपल पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री की पी रेशो क्या है, पर ये आपके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। आप इसलिए इसको रहने दीजिए। आप सिंपल ये सोच के चलिए किसी भी कंपनी में आपने अगर इन्वेस्ट करना है तो उसकी पी रेशो 1 से लेके 20 के बीच में होनी चाहिए। अगर 1 से लेके 20 के बीच में तो बहुत अच्छा है। अभी दूसरी वैल्यू रेशो हमने आपको बताई थी पीवी रेशो। पीवी रेशो भी आप ऐसे मान लो कि प्राइस टू बुक या आप मान सकते हो इंटरेस्टिंग वैल्यू है जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है उससे कितनी गुना ज़्यादा या कम है क्या है। तो इसमें आप सिंपल देख सकते हो IDFC बैंक की आपकी पीवी रेशो 1.52 चल रही है। इसका मतलब आपकी जो इंटरेस्टिंग वैल्यू शेयर की जो एक्चुअल वैल्यू है उससे 1.5 गुना ज़्यादा है। इसके लिए आप देख सकते हो तो पीवी रेशो 1.52 की दिखा रहा है और जो बुक वैल्यू है वो 48.89 की बुक वैल्यू। और जो शेयर की प्राइस है उसमें ये मान लो कि ये पीवी रेशो मेन डिफाइन करता है। और अभी दूसरी चीज़ आप देख सकते हो इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी 10.23% की है जो कि बहुत अच्छा है अगर आप एज अ बिगिनर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। दूसरा प्रॉफिट ग्रोथ आप इधर आपको नीचे दिख रहा होगा कि 20.31% का ईयर टू ईयर ग्रोथ हो रही है कंपनी का, इसलिए आपको ये एक अच्छा रिकमेंड होगा अगर आप अपना सिंपल फंडामेंटल समझना चाहते हो तो। दूसरा अभी एक और फैक्टर है मार्केट कैप। मार्केट आप देख सकते हो कि काफ़ी प्रकार के आपको मार्केट कैप इंडस्ट्रीज़ में शेयर मार्केट्स में दिख जाएगा। पहला होता है लार्ज कैप जिसमें अरबों खरबों की कंपनी होती है। मान लो यूनिकॉर्न कंपनी से ऊपर होती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री की एक एग्जांपल है, अडानी एक एग्जांपल हो, जैसे हमने ये IDFC बैंक खोल रखा है, ये भी एक लार्ज कैप फंड कंपनी है।
इसमें आप सिंपल देख सकते हो, इधर आप इस वेबसाइट में देखोगे कि मार्केट कैप इसकी तकरीबन 55,668 करोड़ की मार्केट कैप है। ये बहुत ही अच्छी है मार्केट के भी, ये बहुत लार्ज बेसिस पे। और इसका आप ये भी देख सकते हो, नीचे आप आओगे ना, इसमें प्राइस चार्ट आप देख सकते हो कि ये कुछ एक ईयर में थोड़ा डाउन आया, -18% आया। पर आप इसमें लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये कंपनी ग्रोथ कर रही है। 11.5% की CAGR, मतलब 11.5 के एवरेज से ये कंपनी हर साल ग्रोथ कर रही है, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। और चलो आपको अभी बताते हैं ये पूरे इस इंडस्ट्री में किस लेवल पे आ रही है। जैसे कि देख सकते हो आप, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक, IDBI, येस बैंक के साथ में ये आ रहा है कि ये 5-6 मतलब टॉप बैंक है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये रिलायबल बैंक है। और नीचे आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आ गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में 37.37% प्रमोटर्स के होल्डिंग के पास है। और आपको ये आगे बताएंगे ये कैसे किसी स्टॉक पे डिफाइन करता है, या किसी पर क्या इफेक्ट डालता है प्रमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग्स होने का। 1,96,115 रुपीज़ के एसेट्स पे चला गया। ये रुपीज़ नहीं, आप करोड़ मान के चलो, मैं फॉर एग्जांपल सिंपल समझाने के लिए रुपीज़ बता रहा हूँ। और इसका आप नेट प्रॉफिट भी दे सकते हो। 2020 में इसका नेट प्रॉफिट था -2,864 करोड़ रुपीज़। पर वही आप दे सकते हो 2024 में इसका प्रॉफिट बढ़ के 2,956 हो गया। इसका मतलब ये कंपनी ईयर टू ईयर ग्रो कर रही है और इसके प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। और अभी आप देख सकते हो नीचे कॉर्पोरेट एक्शंस सब कुछ इसमें, ये आपकी बात की बात है। जो आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी पी रेशोस बताई है, जो भी बैलेंस शीट के बारे में बताया, प्रॉफिट, रेवेन्यू, सेल्स के जो भी बारे में आपको बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने में। फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक दूसरा शेयर खोल के दिखाते हैं। मान लो कि आप रिलायंस पावर का सर्च कर लो, जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसकी आप देख सकते हो कि PV रेशो 1.4 है, उससे भी कम है, 1.47 की, मतलब ये अपनी इंटरेस्टिंग वैल्यू से 1.47 टाइम ज़्यादा वैल्यू दिखा रहा है। इसकी फेस वैल्यू ऐसे 20 रुपीज़ है। और अभी इसकी देख सकते हो आप PE रेशो 271 की है, जो कि बहुत हाई है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। पर ये आप इस पर भी डिपेंड करता है किस फील्ड में। जैसे ये रिन्यूएबल एनर्जीज में है, जो कि आगे जाके फ्यूचर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, इसलिए कभी कभी ये PE रेशो बहुत हाई भी दिखा देता है। सारी रेशोज कितने से कितने के बीच में होना चाहिए और क्या क्या फैक्टर डिफाइन करता है, वो आपको स्क्रीनशॉट लगा के आगे दिखा देता हूँ। और अगले वीडियो में हम और फर्दर डिटेल्स जानेंगे। अभी फंडामेंटल्स के कुछ छोटे पॉइंट रह गए। आप लगभग 90% जान चुके हो किसी भी स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज करना। जो 10% है वो हम आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा एडवांस में जाएगा वैसे वैसे आपको बता देंगे।